नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिल्क, जो गाय भैंस का दूध घरों में आता है, जो कि लंबे समय से एक बिलीफ बना हुआ है कि दूध लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सुबह और लोग कई चीजों में मिलाकर दूध को लेते हैं। दूध के साथ कौन कौन से फलों में लोग जैसे मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, ये लोग दूध और केला मिलाकर लेते हैं। अ, क्या ये सही है? कितना फायदे हैं दूध के या क्या नुकसान है दूध के? और क्यों डॉक्टर एन के शर्मा ये कहते हैं कि जो मिल्क है वो एक साइलेंट किलर है? डॉक्टर एन के शर्मा नेचुरोपैथ हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो किडनी के मरीज हैं या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या जो लोग जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या जिन्हें और कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्या उन्हें मिल्क लेना चाहिए? और अगर नहीं तो मिल्क के क्या ऑल्टरनेटिव हैं? कई विषयों पर हम बात करेंगे। जिस तरह डॉक्टर एन के शर्मा के कुछ इंटरव्यूज में पढ़ रही थी, देश के बड़े अखबारों में छपे हैं, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि जो मिल्क है, जो दूध है, वो कैंसर की भी वजह है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एन के शर्मा, आप क्यों कहते हैं कि मिल्क या दूध एक साइलेंट किलर है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति को ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारी माँ का दूध परमात्मा ने हमारे लिए दे दिया है। फिर एक सर्टन एज आने के बाद दो साल 3 साल के बाद जब हमारे दांत आ जाते हैं, उसके बाद में दुनिया के किसी प्राणियों को दूध की जरूरत नहीं होती, मतलब हमें भी जरूरत नहीं होती, और 4,500 मैमल से दुधारू प्राणी है, उनको भी जरूरत नहीं होती। और बचपन के बाद में जब दांत आ जाते हैं, इसका मतलब अब हमें ठोस खाना खाना चाहिए। तो अब हम लोग जो है इसके बजाय कि हम लोग एक लिक्विड फूड जो गॉड ने दिया था दांत नहीं आने तक, वो हम जीवन भर उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और सबसे पहली बात हमें यह समझनी बड़ी जरूरी है कि 4,500 अगर दुधारू प्राणी है तो हर प्राणी के अपनी अपनी डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। आज एक गाय के बछड़े में क्या चीजें जो है कि उसको 2000 में 2000 पाउंड का बनना है, उसको उसको उसके बाल जो है बड़े कोर्स होते हैं, उसको बड़े बड़े नाखून चाहिए, बड़े बड़े सींग भी चाहिए, उसको लो ब्रेन चाहिए। अब ठीक उसके अनुसार उसको उस दूध के अंदर इंग्रेडिएंट होंगे ना। अब अगर वो दूध जो कि हाई हार्मोनल ग्रोथ वाला दूध है, जब हम हमारे शरीर में हम जब लेते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? और खास करके छोटे बच्चे जब 6-8 महीने 10 महीने को हम पिलाते हैं उसको, तो आप जरा सोचिए कि हमारा जो माँ का दूध है उसके अंदर 1.4 के आसपास प्रोटीन होता है, जो कि बड़ा सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल होता है। और गाय का प्रोटीन गाय के हिसाब से 4 गुना ज्यादा, थोड़ा बोलते हैं ना उसकी जो बोलते हैं थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, प्रोटीन यूं समझ लें। और वो उसका 3.5 के आसपास जाकर उसका प्रोटीन होता है। तो हमारे सबसे पहले तो ये 3-4 गुना ज्यादा किडनी पे बोझ बचपन में ही बच्चों के डालना शुरू कर देता है। फिर जो आप हार्मोन ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी कोई चुप तो बैठने वाली है नहीं, तो वो हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप स्टेरॉइड डाल रहे हो, आप एक्स्ट्रा बैठे बिठाए आप हार्मोन का बम्बार्डमेंट कर रहे हो, तो बॉडी चुप थोड़ी बैठेगी। उसको मैनेज करने के लिए वो अपने हार्मोन ओवर स्ट्रेन करते हुए एक दिन वो ऐसा भी समय आता है कि धीरे धीरे एक सर्टन एज के बाद जाकर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम और जितने हार्मोन से रिलेटेड हमारे बॉडी में समस्याएं हो सकती है, वो सब समस्याएं समय आने पर दूध से आपको मिलना ही है। ये डेफिनेट है। क्यों? आप दूध पीते हैं तो इसका मतलब है कि हार्मोनल ड्रिंक पी रहे हैं, आप इससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। और फिर दूध की जो दूसरी और समस्याएं हैं कि उसका जो प्रोटीन कैसीन होता है, जो इतना स्टिकी होता है, इसको ग्लूई ग्लूई टाइप स्टिकी बोलते हैं, यानी कि उसे लकड़ी भी चिपक जाए, इतना स्टिकी म्यूकस होता है। तो वो म्यूकस हमारी बॉडी में जाकर इतना ब्लॉकेज क्रिएट करता है कि शरीर में आंतों में अटक गया तो फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके कान में अटक गया तो हियरिंग प्रॉब्लम करेगा, आंखों की तरफ चला गया तो आंखों में प्रॉब्लम करेगा। यानी कि हमारे ब्लड में इसकी जो म्यूकस है वो इतनी प्रॉब्लमसम है कि बॉडी में कहीं भी स्टक हो गया तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां डेवलप करेगा। और साथ ही साथ में फिर उसका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब और भी
बहुत सारे एलर्जिक कंपाउंड्स वगैरह का होना। दूध के क्या विकल्प हो सकते हैं? जो गाय भैंस का जो दूध होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या विकल्प हो सकते हैं? और क्या ये वाकई कैल्शियम के स्रोत के लिए हमें दूध पर ही निर्भरता रखनी चाहिए या और कोई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? हम बातचीत कर रहे हैं कि क्यों मिल्क को नेचुरोपैथ साइलेंट किलर मान रहे हैं, और क्यों वो कहते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या नुकसान होते हैं। अगर किसी को हाई बीपी की, तो नहीं लेना चाहिए मिल्क, या किसी को अगर हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है, या किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, उससे जुड़ी कोई बीमारी है, तो उसे क्यों दूध अवॉइड करना चाहिए। और जिन लोगों ने मिल्क छोड़ा, उनको किस तरह के लॉन्ग टर्म में फायदे इसके दिखे, या अगर जैसे कि हमें लंबे समय से ये बताया जा रहा है, या ये लोगों की बिलीफ है कि मिल्क लेना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन वाकई कैसा है? क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा है कि जो इंसान के शरीर के लिए अच्छा है, या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा है जो कि गाय की जो शरीर है और जो फिर उससे जो बछड़ा बड़ा होता है, उसके शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है? इंसान के लिए किस तरह के भोजन होने चाहिए और किस तरह का ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क का क्या ऑल्टरनेटिव है, हम किस तरफ जाएं और क्या लें कि हमारी जो कैल्शियम की जरूरत है, या जो जिस तरह कहा जाता है कि और जो मिनरल या न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए क्या लिया जाना चाहिए। हेल्थ को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ली जानी चाहिए, जिससे कि मिल्क का वो ऑल्टरनेटिव हो, और क्यों कहा जाता है कि मिल्क सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर एन के शर्मा से। वो हमें बताएं कि जिन लोगों को किडनी का समस्या है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मिल्क अगर ना लें तो वो क्या लें? डॉक्टर एन के शर्मा। पहली बात तो यह है कि बचपन के बाद में दूध जो वर्ड है ना, वो हमेशा के लिए आदमी को भूल जाना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी 4,500 दुधारू मैमल्स में कोई भी दूध को याद नहीं करता। इवन गाय को भी पीछे लेके दूध लेके पीछे भागोगे तो गाय भी है ना आपसे डर के भाग जाएगी। न कुत्ता कभी कभी दूध के पीछे भागता है, ना कोई शेरनी पीछे के दूध के पीछे भागती है। ये आदमी है जो जीवन भर दूध के पीछे भागता है। तो दूध जो है भगवान ने हमारे लिए नारियल में दिया है, अखरोट में दिया है, काजू में दिया है, बादाम में दिया है, पिस्ता में दिया है, चिलगोजा में दिया है, मूंगफली में दिया है। तो ये जितने भी जो नट्स एंड सीड्स हैं, तरह तरह के सनफ्लावर सीड्स, मेलो सीड्स, ऐसे बहुत सारे जो सीड्स हैं, हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे खाने योग्य भी है, हमें अच्छे भी लगते हैं। तो हम इनके कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, इनके योगर्ट भी बनते हैं, यानी कि दही भी बनता है, और आमंड मिल्क बना सकते हैं, पीनट मिल्क बना सकते हैं, कैश्यू नट मिल्क बना सकते हैं, तिल का दूध बना सकते हैं। और ये सब बहुत तरह के जो नट मिल्क है, आज विदेशों में जो है, आज हर एक स्टोर में आमंड योगर्ट, कैश्यू नट योगर्ट, कोकोनट योगर्ट ये कॉमन मिलने लग गए अब। तो इसीलिए इस तरह के जो दूध होते हैं इनका उपयोग करना चाहिए। और ये हमारे बॉडी के लिए सूटेबल 100% सूटेबल प्रोटीन है, और एंटी कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि इसको लेने के बाद हमारे बॉडी में कभी कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट नहीं होता, यूं समझ लें। जी। तो कई आपने बातें बताई, तो जिस तरह जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि हाई बीपी का इशू है, या जिनको हार्ट का इशू है, हाँ। तो उन्हें किस तरह से मिल्क लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? अगर वो लोग जो मिल्क और बनाना साथ में लेते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मिल्क के साथ और दूसरे फ्रूट्स को मिला लेते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? दूध जो है उसका कैंसर से बहुत बड़ा रिलेशन है, हार्ट डिजीज से बहुत बड़ा रिलेशन है इसका। तो इसलिए कोशिश करें कि हम नट्स लें जो कि हमारे हार्ट के लिए हेल्प करते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं देते। और जहां तक दूध लेने का सवाल है, दूध देखिए भगवान ने कैसे किया कि जब तक दांत नहीं आए उन्होंने कोई ठोस आहार हमें दिया ही नहीं, और हमें लिक्विड आहार दिया, और उसमें कोई कॉम्बिनेशन करने के लायक आहार भी नहीं दिया। तो दूध एक ऐसी चीज है जो माँ के स्तन से सीधा मुंह में जाना चाहिए, इवन हवा के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए, लॉ तो ये है। तो उस कंडीशन में दूध जो है किसी के साथ भी नहीं चलता, इट शुड बी ऑलवेज टेकन अलोन। जैसे कई लोग जो आज जैसे कॉर्नफ्लेक्स केले के साथ, या ये बहुत सारे जो दूध इसके अनाजों के साथ, या अंडे के साथ, ब्रेड के साथ, बिस्किट के साथ, ये सब जो लेने की जो आदतें हैं,
ये सब पेट में 100% सड़ता है। और इसके बारे में मैं एक ही बात क्या बोलता हूँ, भाई यू डोंट हैव टू बिलीव मी, मुझे विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 8-10 दिन खा के देख लो, 8-10 दिन छोड़ के देख लो, और अपने पेट को ऑब्जर्व करो, अपने मोशन को ऑब्जर्व करो। आपका पेट अपने आप बता देगा कि क्या एक्चुअल में इसकी स्थिति है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि दूध अगर पीना है, लस्सी पीनी है, खाली पेट पिए। और दूध को कभी किसी अनाज के साथ, नॉनवेज के साथ, दालों के साथ, या और भी सलाद के साथ, फलों के साथ, इवन शुगर के साथ भी बहुत जबरदस्त चढ़ता है दूध। तो इसीलिए जैसे हम दूध में चीनी भी डालते हैं ना, तो वो भी इसमें काम की बात नहीं है। तो इस तरह से दूध किसी के साथ चलता ही नहीं, सीधा सा हिसाब है बस। इट शुड बी टेकन अलोन इफ यू वांट टू ड्रिंक। अगर आपको पीने का शौक है तो प्लीज अकेले पीजिए इसको किसी के साथ मिक्सअप मत कीजिए, यूं समझ लें। हाँ, ओकेजनली अगर आप कभी कभार फलों के साथ ले लेते हैं, या आपने कॉर्नफ्लेक्स खा लिया शौक से, या पराठे के साथ आपने दही खा लिया आपने, ये सब ओकेजनल है, ठीक है। बॉडी के में बड़ी टॉलरेंस है, ऐसा इतनी कमजोर नहीं होती कि आपने 2-4 दिन खा लिया तो बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए ऐसे कोई डर के जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर पेट खराब नहीं करने का शौक है तो फिर अवेयरनेस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर मिल्क के लिए आप जिस तरह कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है, और बिल्कुल पे आपने बात की और आपने बताया कि अगर किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो उसको मिल्क बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिल्क के एक साइलेंट किलर की तरह आप बता रहे हैं। शरीर के अलग अलग अंगों को ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, और विकल्प तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अब वो लाइफस्टाइल का बहुत हिस्सा बन चुका है मिल्क। अगर लोग चाय बना रहे हैं या कॉफी बना रहे हैं, उसमें डालते ही हैं। और मिल्क से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे दही हो, चाहे पनीर हो, चाहे चीज होता है या मक्खन होता है या घी होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली बात तो दूध उबलने के लिए बना नहीं, लेकिन लोग दूध उबालते हैं, वो बाहर निकाल के बैक्टीरियल सूप बना देते हैं, मैं यूं कहता हूँ उसको। और दूसरी बात क्या है, देखिए चाय कॉफी में जहां तक पीने का सवाल है, तो उसमें एक 10-25 थोड़ा सा दूध मामूली सा कलर बदलने के लिए पड़ता है, तो उससे कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो आपको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये जरूर रखें कि दूध की ही चाय ना पिए, बस ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा जितने भी जो देखिए जो दही है, वो दही भी आप है ना सलाद सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन दही जो है न अनाज दालों के साथ चलेगा, न नॉनवेज के साथ चलेगा, न ब्रेड बिस्किट के साथ चलेगा। तो कोशिश करें कि दही जो है कभी ओकेजनली खा लें, थोड़ा बहुत कभी कभार खाने में खा लिया ओकेजनली, देखिए तो बॉडी टॉलरेट कर लेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों की आदतें पड़ चुकी है इसलिए। और पनीर जो है, अगर आप पनीर खाना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है, एक सॉलिड प्रोटीन है पनीर, तो आप उसको सब्जी बना के खा रहे हो, मुझे ये बड़ी हैरानी होती है। तो इसलिए पनीर जो है आपको सलाद और सब्जी के साथ अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपको फिर कोई रोटी दाल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बड़ा सॉलिड प्रोटीन है। लेकिन हाँ, एक प्रकार से फ्रेगमेंटेड फूड बोलता हूँ, क्योंकि आपने उसमें से सारे आपने उसको बॉईल करके, उसको फाड़ कर, आपने उसकी मिनरल कंटेंट, वे वाटर सारा आपने निकाल दिया उसका। तो उसके अंदर आप एक डेफिशिएंट फूड कह सकते हैं उसको, वो कोई 100% होलसम फूड नहीं है पनीर। तो पर हाँ, शौक से कभी खाना है तो आप खा लें, लेकिन सलाद सब्जी के साथ सबसे बेहतर है। और चीज भी जो है वो भी पनीर का ही एक स्वरूप है, प्रोसेस स्वरूप है, तो वो भी उसी तरह आप अपने सलाद में डाल दें। लेकिन जनरली लोग तो वो पिज्जा के ऊपर खाते हैं या ब्रेड में खाते हैं, तो ये सब उसके फिर प्रॉब्लम उनको बाद में भुगतने तो पड़ेंगे, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है। तो पनीर और चीज भी जो है बस ऐसा ही शौक है खाने में, तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत दूर आ चुके हैं। क्योंकि सब मना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन भी दिमाग में नहीं होना चाहिए इसके बारे में। और दूसरी बात है कि घी जो है, बटर और फैट, देखिए पास्चराइज्ड तो बटर खाना नहीं चाहिए वैसे देखा जाए, उसके बजाय सफेद मक्खन खाना चाहिए जो हमारे गाँवों में बनता है घर के अंदर बिलोना करके, या वैसे भी क्रीम से भी जो सफेद मक्खन बन जाता है। और सब तो वो थोड़ा सा सुपाच्य फैट जो है सुपाच्य अवस्था में आ जाता है, लेकिन फैट जो है उसमें चूंकि कोई दूध का कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि खाली फैट कंटेंट है, प्योर फैट है। इसलिए घी और जो मक्खन होते हैं ना, ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर है। हालांकि ये एनिमल से आए हुए जितने प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल के तो कारण होते ही हैं। तो अब आपको खाना है तो जरूर खाएं घी मक्खन, लेकिन ये दिमाग में जरूर रखें
कि क्या मैं बॉडी को इतनी मेहनत देता हूँ कि जिससे मैं इसको डाइजेस्ट भी कर सकूं, उतना ही। तो ऐसे घी मक्खन हल्का फुल्का जैसे लोग आजकल लगा लेते हैं, रोटी दाल पे सब लगा लेते हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दूध की जो समस्याएं हैं, जो हार्मोनल म्यूकस, वो सब घी और मक्खन में नहीं है वो प्रॉब्लम। इसलिए घी मक्खन हल्का फुल्का सब्जियों में डाल देना, सलाद में डाल देना, ये सब बस इतना ही है फैट का, कि आपने फालतू में दूध की फैट अलग की क्यों और करके आप दूसरे में डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि फैट डिलेज डाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। फैट किसी के साथ भी मिल गई ना तो उसका डाइजेशन 2-4 गुना उसका जो है पचने में टाइम ज्यादा ही लेगा। तो ये समझकर फैट का इस्तेमाल करें। और अगर आप मेंटल वर्कर हैं तब तो आपको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फिजिकल वर्कर हैं तब तो बॉडी आपको शायद बर्दाश्त कर लेगी, यूं समझ लें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा, आपने विस्तार से बताने के लिए कि मिल्क के क्या नुकसान है, क्यों वो एक साइलेंट किलर है, क्यों उसे दूसरे जो कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स उनके साथ नहीं लेना चाहिए। मिल्क, जो डेयरी मिल्क हम लेते हैं, चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, उसके विकल्प क्या है और क्या लिया जा सकता है, चाहे कैल्शियम अगर बॉडी में लेना, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जैसे जिनको स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं, उन्हें क्यों मिल्क एकदम बंद कर देना चाहिए। और साथ ही आपने ये भी बताया कि लंबे समय तक दूध लेने से कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ कैंसर नहीं, साइनस, हेड, कोलाई, आंतों की बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टोन फॉर्मेशंस, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, ल्यूकोरिया, बहुत सारी, कम से कम मैं 50 बीमारियां गिना सकता हूं इससे होने वाली। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबका नमस्कार।